Good morning, friends. I welcome you to all of on my YouTube channel UGC नेट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था। एंड इन द सीरीज ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर टुडे वी विल कवर एरिस्टोटल। स्टूडेंट्स, I would like to request you before proceed, if you have watched the last lecture and if you found the quality content and you think that it is helpful for you, friend, please share it with your friends so that they can also take advantage from this. And if I feel that people are watching it, I will be motivated and I will continue this series for you. Friends, I know it is a very important topic for the exam point of view, and in the series of Western political thinker, today we will talk about Aristotle and we will try to know about the Aristotle. Friends, before know the history and his philosophical part of the Aristotle, we will spend some time on his biography, where he was born, where he was died, from he took his education and where he made his career. फ्रेंड्स, अरिस्टोटल इज कॉल्ड, बेसिकली ये जाना चाहते हैं कि ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड ही कंप्लीट हिज स्टडी इन द प्लेटोज अकेडमी। फ्रेंड्स, ही वॉज बोर्न इन द स्टैगिरा, ए सिटी, ए ग्रीक कॉलोनी. Because it is important here to note this point that Aristotle was not an Athenian. Plato and Socrates were from Athens, but Aristotle was not from the Athens. He was from a Stagira, एक सिटी है, एक जो ग्रीक कॉलोनी थी. वो मेंबर थे प्लेटो अकेडमी के. एंड आफ्टर डेथ ऑफ प्लेटो वो एथेंस को छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. एंड 343 BC में अगेन वो छोड़ने के बाद ट्यूटर बनते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट. जो सिकंदर था उसके वो टीचर बनते हैं, उसको ट्यूशन देते हैं, होम ट्यूशन करते थे उसके लिए वो. और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो सिकंदर था, वो फिलिप ऑफ मैसिडोनिया का बेटा था. तो फिलिप ऑफ मैसिडोनिया उसको लेके जाते हैं अपने बच्चे के लिए और उसकी होम ट्यूशनिंग करते हैं वो. फ्रेंड्स, अगेन 335 BC ही केम टू अगेन एथेंस एंड ओपन हिज ओन अकेडमी, दैट इज़ कॉल्ड लाइसियम. फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वाई ही ओपन हिज ओन अकेडमी, वाई ही हैज़ नॉट रन द अकेडमी ऑफ प्लेटो आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो, बिकॉज ही वॉज हिज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. Friends, the people of the Athens didn't like the Aristotle because he was not Athenian. They will not like him. So he opened his own academy with the help of Alexander of Great. Alexander the Great ने जब अटैक किया एथेंस के ऊपर और एथेंस को अपने कब्जे में ले लिया, then he allowed Aristotle to open his own academy in Athens. The name of the academy was Lyceum. Friends, he became not popular in Athens because of this reason only. क्योंकि एथेंस जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस पर अटैक किया और उसके बाद से एकेडमी के अंदर ज़्यादा उसकी उतनी पॉपुलरिटी एथेंस में नहीं मिल पाई. इन 322 BC में वो उसकी डेथ हो जाती है. एक चेल्सिस नाम की एक शहर होता है, उसमें उनकी डेथ हो जाती है जब एथेंस चले जाते हैं. याद रखना कि उसकी डेथ एथेंस में नहीं हुई थी और वो एथेंस के नहीं थे. इम्पोर्टेंट वर्क, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पर 2 इम्पोर्टेंट वर्क इज निकोमैकेनियन एथिक्स और पॉलिटिक्स, 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स जो उन्होंने किए. इम्पोर्टेंट पॉइंट इज every philosopher have his own tactics or own ideology, how he write the things. Friends, you might know that प्लेटो की बुकें हैं जो वो एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई हैं. सो इसीलिए इस टाइप में ही एरिस्टोटल की जो बुकें हैं वो टेलियोलॉजिकल टाइप की व्यू हैं उसके. वो हर बुक में एक कारण पूछते हैं हर चीज़ का. टेलोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रीज़न.
या कोई पर्पज़ होता है, कोई रीज़न, कोई एम, कोई एंड, कोई मकसद क्या होता है उसका, हर चीज़ का मकसद ढूंढते हैं यहाँ पे। उस मकसद के लिए दो टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर गिवन। वन इज़ एर्गन। एर्गन क्या होता है? एर्गन होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट अचीव इट्स टेलोज। एक तरीका होता है, एक वे ऑफ अचीविंग द टेलोज। आप है ना कोई भी, जैसे सपोज करो आपके पास कोई फ्रूट है, उसका एक बीज है, उस बीज का है ना कोई मकसद है। इस एवरी सीड, एवरी पर्सन इन हिज लाइफ हैव सम टेलोज। उसके उत्पन्न होने में, उसके बर्थ में उसका एक रीज़न होता है, वो पैदा क्यों होता है, एंड द प्रोसेस जो पैदा होता है। सपोज बीज है एक, और बीज का टेलोज है एक बड़ा पेड़ बनना उसका, और उसकी जो प्रोसेस है वो उसको ज़मीन के अंदर जाता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी के कारण वो है ना स्प्राउट होता है। तो जो प्रोसेस है ना उसको एर्गन्स नाम दिया है इसने। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डायनामिक्स। डायनामिक्स होता है जो उसकी कैपेसिटी है, नेचुरल कैपेसिटी फॉर द इंगेजिंग इन इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामिक्स। फ्रेंड्स, समथिंग इज़ गुड ओनली व्हेन इट अचीव इट्स टेलोज। उसने बोला है कि है ना जब कोई भी चीज़ तभी इंपॉर्टेंट होती है जब वो अपने टेलोज को अचीव कर लेती है। टू अचीव हिज टेलोज ही टेल्स अस टू वर्च्यूज। वर्च्यू, कोई भी चीज़ का वर्च्यू होते हैं मोरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फ्रोनोसिस एंड सोफिया। Hence very important for the exam point of view कि that question can be asked कि फ्रोनोसिस किस वर्च्यू का पार्ट है, इंटेलेक्चुअल और मॉरल, एंड सोफिया किस वर्च्यू का पार्ट है, इंटेलेक्चुअल और मॉरल। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज डिफरेंट इन बोथ टाइप ऑफ वर्च्यू। फ्रेंड्स, जो हैप्पीनेस खुशी होती है, जिसको एरिस्टोटल ने अपनी बुक्स में यूडाइमोनिया बोला है। हैप्पीनेस का मतलब यूडाइमोनिया होता है। हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है ना हर वर्च्यू के अंदर अलग अलग होती है। एंड ही सेड दैट हाउ वी कैन अचीव द फुलेस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एंड इट लाइज इन द abstract आइडियाज एंड द थ्योरी फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी वी नीड द इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। यदि हमें फुलेस्ट हैप्पी लेवल चाहिए तो वी नीड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, और इंटेलेक्चुअल में भी सोफिया वर्जन होना चाहिए, नो कि फ्रोनोसिस। सोफिया को इसे फोकस किया है। सोफिया का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? ये कहता है कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल जो विजडम होता है, किसी के पास थ्योरी का विजडम होता है, वो इम्पोर्टेंट है खुश रहने के लिए, ना कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया इसने। इट हैज़ नो रिजेम्बलेंस विद द प्रैक्टिकल आउटकम्स, इट फोकस ऑन द थ्योरेटिकल विजडम। उसने बोला है कि ह्यूमन एक्टिविटी रिजेंबल होती है एक्टिविटी ऑफ गॉड के साथ में। इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हु सेड दिस स्टेटमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी रिजेंबल विद द एक्टिविटी ऑफ गॉड। हैप्पीनेस इज अचीव बाय मैनकाइंड इन जनरल थ्रू आउट लाइफ इज ऑफ मॉरल वर्च्यू। यदि मॉरल वर्च्यू से हम दो चीज़ कर सकते हैं, जो हैप्पीनेस जो एक नॉर्मल लेमैन की हैप्पीनेस होती है ना, वो वी कैन अचीव बाई इस मॉरल वर्च्यूज। दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी और एवरीडे हैप्पीनेस। द हैप्पीनेस वी अचीव, जो हम खुशी होती है जो हम अचीव करते हैं डेली लाइफ में, वो इट्स नॉट प्राइमरी हैप्पीनेस, इज सेकेंडरी हैप्पीनेस इज कॉल्ड, एंड दैट इज अचीव्ड बाय मॉरल वर्च्यू। इफ़ यू वांट टू प्राइमरी हैप्पीनेस और कंप्लीट हैप्पीनेस, you need to intellectual virtue, and intellectual virtue may be sophia, not phronesis. That is the only theoretical version. हम बात करेंगे कि कौन सी हैप्पीनेस होती हैं ऐसी जो कि हम मॉरल वर्च्यू से हम गेन कर सकते हैं, जैसे कि करेज है, जेनरिसिटी है, साहस वगैरह जो होती हैं, ये होती हैं। मॉरल वर्च्यू में क्या होता है, उसके अंदर भी स्पेशल काइंड ऑफ एक्शंस होते हैं। उसके अंदर हाउ वी अचीव द मॉरल वर्च्यूज, तो ही गिव द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ मीन। इसने कहा है कि किसी भी चीज़ का जो मीन होता है, किसी भी चीज़ का मीन का मतलब ये है, एंड समथिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू एक्सट्रीमिस्ट। कोई भी चीज़ होती है वो दो एक्सट्रीम के बीच में लाई करती है। सपोज
आप है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ज़्यादा वीक नहीं है, आप एवरेज पर्सन है, यू कैन अचीव योर मॉरल वर्च्यू। दिस इज़ द definition of moral virtue. Moral virtues are relative to ourselves between two voices. इसका मतलब देयर इज वन इम्पोर्टेंट वर्ड, रिलेटिव टू ourselves. रिलेटिव टू ourselves का मतलब होता है ये डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। सपोज आपके लिए खाने की वर्च्यूज, आप है ना आप 5 रोटी खाते हो, नहीं आप मिनिमम 3 तक भी आपका काम चल जाएगा, और आप मैक्सिमम 8 रोटी खा सकते हो। तो आप उन दोनों के बीच में 5 रोटी खा रहे हो, इस मॉरल वर्च्यू। मेरे लिए हो सकता है 5 रोटी मेरे लिए एक्सट्रीम हो, तो मेरे लिए मॉरल वर्च्यू 3 रोटी का होगा। मैं मिनिमम 1 में काम ला सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 5 खा सकता हूँ, तो मेरे लिए 3 मॉरल वर्च्यू होगा। तो इट डिपेंड ऑन रिलेटिव टू आवर सेल्फ। फ्रोनोसिस क्या होता है? फ्रोनोसिस होता है मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। सोफिया में हमने देखा थ्योरेटिकल विजडम थी, एंड फ्रोनोसिस में प्रैक्टिकल विजडम की बात की है इसने। Our end is eudaimonia. Why he is trying to give the doctrine of means? क्योंकि अरिस्टोटल ट्राई कर रहा है कि हैप्पीनेस ढूंढने के लिए। उसने कहा कि हमारा एंड क्या है, हमारा टीलोज क्या है, व्हाट इज़ द टीलोज ऑफ ह्यूमन। हमारी इंसान का हमारा टारगेट क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है हमारा जीने का, खुशी, हम खुशी ढूंढ रहे हैं। तो उसी यूडाइमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो उसने ही यूज़ द वर्ड यूडाइमोनिया, तो हमने यहाँ पे हैप्पीनेस वर्ड यूज़ किया है। बुक्स यू विल फाइंड ऑल द बुक्स दैट यूडाइमोनिया का मतलब हैप्पीनेस वर्ड होता है। मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। वाई ही सेड दिस स्टेटमेंट? वो ये बात क्यों बोलता है? भाई अरिस्टोटल सेड कि आदमी एक पॉलिटिकल एनिमल है, बाई नेचर पॉलिटिकल एनिमल है, क्योंकि उसने कहा कि हमें खुशी कहाँ से मिल सकती है, हमें खुशी चाहिए, हमारा लाइफ का टेलोज है हैप्पीनेस, यूडाइमोनिया। एंड फ्रॉम वेयर वी गेट आवर हैप्पीनेस, फ्रॉम वेयर वी गेट आवर यूडाइमोनिया। तो उसने ये बोला है कि हम नेचर से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम नेचर में पैदा हुए हैं। तो इसलिए उसने कहा कि मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, हम सब कुछ नेचर से ही मिलेगा हमें। उसने बताया है कि बिकॉज वी गेट ऑल थिंग फ्रॉम द नेचर, हाउस होल्ड, गाँव, पुलिस, स्टेट, वी ऑल गेट फ्रॉम नेचर। ऑल थिंग्स अरिस्टोटल टोल कि जो जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, सबसे जो मोस्ट नेचुरल चीज़ है वो स्टेट है। पुलिस ने हमने ये, पुलिस का मतलब स्टेट होता है। आई थिंक यू हैव लिसन माई लास्ट लेक्चर एंड यू नोटिस दैट प्लेटो ने भी पुलिस को मतलब स्टेट को पुलिस बोला है। मतलब एथेंस में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब पुलिस का मतलब स्टेट होता है। पुलिस इज़ ए नेचुरल कम्युनिटी, यानी कि स्टेट एक नेचुरल कम्युनिटी है जहाँ पे लोग मतलब अपने आप इकट्ठा हुए हैं वहाँ रहने के लिए। दैट मेड जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मॉरल्स एंड मटेरियल्स, स्टेट इज़ एन ऑल सफिशिएंट कम्युनिटी। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द मास्टर साइंस, इट इज़ स्टडी ऑफ कॉमन गुड। अगेन फ्रेंड्स, वन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग एरिस्टोटल, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एरिस्टोटल ने बहुत कुछ लिखा, एंड ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दुनिया के अंदर जो स्टडी की थी संविधान की, वो अरिस्टोटल ने की थी, अरस्तू ने किया था उसको। वो कोई भी है ना, अरिस्टोटल डजंट स्पीक अबाउट एन आइडियल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कभी नहीं उसने कहा कि कोई भी संविधान कोई भी बेस्ट है, कोई भी आइडियल है। इट चेंज एज पर द नीड ऑफ द पीपल, एज पर द टाइम ऑफ द पीपल। उसने बोला है कि ही हैड स्टडीड, उसने 158 ग्रीक सिटी को अध्ययन किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशनकारों के बारे में लिखा। बट वी हैव सभी, लेकिन सभी टाइम के साथ में ख़त्म हो गए। लेकिन अभी भी वन एथेंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अभी सर्वाइव्ड है, ओनली वन है जो उसने लिखा था। उसने बताया कि जो भी कोई भी गवर्नमेंट होती है, किस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन में हमें किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए। उसने बताया कि वही गवर्नमेंट चाहिए हमें जो लोगों के हित में काम करती है। तो फ्रेंड्स, नाउ देयर इज वन टेबल कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। गवर्नमेंट एज अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल देयर आर 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। वी विल मेमोराइज दिस टेबल। रूल फॉर द पब्लिक,
एक जो लोगों के हित के लिए काम करती है और एक जो खुद के हित के लिए काम करती है। द गवर्नमेंट गवर्न फॉर द सेल्फ एंड गवर्न फॉर द पब्लिक। फ्रेंड्स, यदि इफ रूल इज गवर्न बाय वन पीपल, यदि एक आदमी सरकार चलाता है और लोगों के लिए चलाता है तो उसको मोनार्की कहते हैं। एंड यदि खुद के लिए चलाता है उसको टैरनी बोलते हैं। यदि कुछ लोग सरकार चलाते हैं एंड वो लोगों के लिए चलाते हैं तो एरिस्टोक्रेसी, और खुद के लिए चलाते हैं तो ओलिगार्की। और बहुत सारे लोग सरकार चलाते हैं तो यदि पब्लिक के लिए काम करती है तो पॉलिटी, एंड यदि जो खुद के लिए काम करते हैं तो डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, उसने एरिस्टोटल ने बताया कि जो पब्लिक के लिए काम करते हैं वो सरकारें अच्छी होती हैं, प्योर टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जो पब्लिक के लिए काम करती हैं। दिस ऑल थ्री आर प्योर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस आर द परवर्टेड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। परवर्टेड का मतलब जो सेल्फ के लिए काम करती हैं, खुद के हित के लिए काम करती हैं, तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर परवर्टेड। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी, ये तीन टाइप की सरकारें, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, दिस आर प्योर फॉर्म। क्वेश्चन डायरेक्टली कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर द प्योर फॉर्म एंड व्हाट आर द परवर्टेड फॉर्म? tyranny, oligarchy, democracy are perverted form of government. Now, question arises: the constitution he made, is it stable or not? So he talk about two type of concept for stability of the constitution. उसने कहा कि ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के अंदर उसको डिफरेंस बताया है उसने। Why he reject the concept of oligarchy? ये टेल कि ओलिगार्की कुछ लोगों द्वारा अपने लिए बनाई सरकार होती है, तो उसको यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लेंगे तो वो है ना, जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए हित में काम कभी नहीं करेगी। इट एंटेगोनाइज द पुअर हु आर मैनी। बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं तो उनके लिए ओलिगार्की कभी काम नहीं करती। एंड अगेन डेमोक्रेसी एंटेगोनाइज द रिच। ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। ये एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, तो इट एंटेगोनाइज द रिच हु आर फ्यू। Again, his concept of doctrine of mean. If we follow the concept of doctrine of mean, इसका मतलब हम बीच के रास्ते पर चलेंगे। न तो हम ऐसे लोगों की सरकार बनाएंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, न ऐसे की बनाएंगे जहाँ पे बिल्कुल कम हो। हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो बीच के लोगों, जो मॉडरेट फैमिली के लोग हों और जो दोनों ग्रुप के बीच में लाई करते हों। दैट गिव्स स्टेबिलिटी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। He gives moderate path and has said that most stable constitution is the political power rests with large middle class. And he talk where the neither the rich nor the poor. So somewhere in between it's political expression of Aristotle doctrine of mean. He talk about the virtue of good man and good citizen will be same. जो एक अच्छे इंसान का virtue and एक अच्छे citizen का virtue same होगा। So it was the philosophy that is required for the exam point of view for the UGC NET political science. Friends, if you feel any doubt and if there is any voice problem, in voice modulation speed problem, you can tell me in comment section. Let me clarify it and I will try to rectify it. Friends, again I request you, if you feel and if you found that the content is of quality, please help the others to share it, like it and subscribe my channel. Thank you friends, have a nice day.